उसका आरेख कितना लिखा दिया था? ग्राफ बनवाया था, बस ग्राफ बनवाया था। अच्छा, ठीक है। तो बेटा अपन क्या अपना टॉपिक चल रहा है प्रावस्था संतुलन आरेख। तो कल अपन ने, आज यूनिट समाप्त हो जाएगी है। कल अपन ने क्या किया था जल के लिए? बताओ प्रावस्था आरेख क्या होता है बेटा? पदार्थ की प्रावस्थाओं के मध्य, पदार्थ की प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन को दर्शाने के लिए, पदार्थ की प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन को दर्शाने के लिए दाब और ताप के बीच, दाब और ताप के बीच खींचा गया वक्र क्या कहलाता है? प्रावस्था आरेख। जल के लिए अपन ने बनाया था। ए बी सी डी ई एफ ओ, ये था बर्फ, ये क्या था? पानी, और ये क्या थी? वाष्प। इसको अपन ने क्या बोला था? गलन वक्र। इसको अपन ने क्या बोला था? वाष्पन वक्र। और इसको अपन ने क्या बोला था? ऊर्ध्वपातन वक्र। यही था। अब बेटा कोई माइक ऑन नहीं करेगा, माइक ऑफ कर दिया, कोई माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है? म्यूट हो चुका है सबका, माइक कोई ऑन नहीं करेगा। ललित पालीवाल, ललित पालीवाल, ललित पालीवाल बेटा माइक ऑफ कर ले। हाँ मेरी बात सुनो तो बेटा ध्यान सुनना। तो ध्यान सुनो, बताओ इस वाले वक्र पर क्या बोला था अपन ने? इसको गलन वक्र। बताओ इस वाले वक्र पर, इस वाले पर कौन कौन सी प्रावस्थाएं सामने में है? बर्फ और पानी, बर्फ और पानी। तो क्या लिखेंगे? GS बराबर GL, GS बराबर GL। भाई ये तो अपन को पता ही है। सिद्ध भी किया था अपन ने, दो प्रावस्थाओं के मध्य संतुलन के लिए आवश्यक है कि प्रति अणु गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या हो? बराबर हो। टू फेजेस इक्विलिब्रियम में हो, उसी कंडीशन क्या बेटा? पर मॉलिक्यूल फ्री गिब्स एनर्जी क्या हो? इक्वल। सॉलिड और लिक्विड की इक्वल। यहां पर बताओ पानी और वाष्प GS बराबर GV, सॉलिड और वेपर की बराबर। तो इस वाले वक्र पर किस किस की बराबर होगी? GS बराबर GV। अरे हाँ के ना? अरे हाँ हूं तो बोल दो। अरे बबलुओं हाँ हूं तो बोल दो। प्रत्येक बच्चे को बोलना है। चलो लिखो, अगला ऐसे लिखो, उपरोक्त वक्र में
ए बी, उपरोक्त वक्र में ए बी गलनांक पर दाब का प्रभाव दर्शाती है। अब बेटा ध्यान से देखो, कल ही अपन ने क्या देखा था, बिल्कुल ध्यान सुना। कल अपन ने क्या देखा था, क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण का भौतिक महत्व देखा था। तो क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण का भौतिक महत्व क्या था? क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण गलनांक और क्वथनांक पर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पर दाब के प्रभाव को दर्शाती है, प्रेशर के इफेक्ट को शो करती है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर ये जो अपन ने ग्राफ खींचा है, तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भाई मास्टर ने ऐसी आड़ी टेढ़ी लाइनें बना दी और दाब और ताप के मध्य क्या खींच दिया, ग्राफ खींच दिया। तो ये आड़ी टेढ़ी लाइनें ऐसी नहीं बना रहा हूं मैं, आड़ी टेढ़ी लाइनें ऐसी नहीं बना रहा हूं, ये प्रैक्टिकली ग्राफ बनाया गया है क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण से। क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण से ग्राफ बनाया गया है ये, वरना बच्चों से मास्टर तो ऐसे बना रही हो है, ऐसे नहीं बन रहा है। किससे बनता है? क्लॉसियस-क्लैपेटन समीकरण से। ठीक है, अलग अलग दाब पर बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट निकालते हैं अलग अलग प्रावस्था के लिए, अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग बॉइलिंग और मेल्टिंग, क्वथनांक और गलनांक बिंदु निकालते हैं अलग अलग प्रावस्था के लिए, फिर ग्राफ बनाते हैं, तब जाके ग्राफ बनता है। ठीक है, तो बताओ ए बी की बात कर रहा हूँ, तो अपन क्या लिखेंगे? ए बी जो है, ए बी पर कौन कौन सी प्रावस्था सामने में है? बर्फ और पानी। बताओ ए पर टेम्परेचर यहाँ पर है और प्रेशर यहाँ पर है, ये T का है और ये किसका है? T का। और बी पर जाएंगे, बताओ TA और ये क्या हो गया? TB। ध्यान सुनना, कल जिसने समझा हो वो बता सकता है। तो बेटा ए बी जो ग्राफ है, बताओ ए पर दाब कम है और बी पर दाब क्या हो गया? बढ़ गया। ए पर प्रेशर कम है, बी पर प्रेशर बढ़ गया। और बताओ ए पर टेम्परेचर कम था, बी पर टेम्परेचर और कम हो गया। तो दाब बढ़ने के साथ दाब बढ़ा रहे हैं, तो बताओ यहाँ पर ये जो गलनांक है, इसको अपन ने क्या बोला है? गलन वक्र। क्या बोला है? गलन वक्र। तो बताओ दाब बढ़ाने के साथ गलनांक बढ़ रहा है कि घट रहा है? जल्दी बताओ। घट रहा है। वेरी गुड, घट रहा है। ये किसका बनाया अपन ने? जल का ग्राफ है, जल के लिए। ये ग्राफ किसके लिए बनाया बेटा आपने? जल के लिए। घट रहा है, वेरी गुड। तो बताओ कल अपन ने देखा था, कल अपन ने क्या देखा था? जल के लिए जो गलनांक है दाब बढ़ने के साथ घटता है कि बढ़ता है? जल के लिए गलनांक दाब बढ़ने के साथ घटता है कि बढ़ता है? नोट में लिखाया था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बढ़ता है। हैं? अबे नोट देखो, नोट जल के लिए देखो, जल के लिए आंखों से देखो, आंखों से। इतना समझाया था कल, गुस्सा मत दिलाया करो। हाँ, घटेगा। डिग्री तो मैं जल के लिए तो। हाँ बेटा लिख दे चैट सेक्शन में, माइक ऑफ कर लो। और तो बताओ यहाँ पर अपन क्या बोलेंगे? ए बी जो ग्राफ है, ए बी वक्र दाब का गलनांक पर प्रभाव को दर्शा रहा है, वही लिख रहे हैं अपन। तो लिखो उपरोक्त वक्र में ए बी वक्र रेखा
उपरोक्त वक्र में AB वक्र रेखा गलनांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाती है। गलनांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाती है। इस पर बर्फ और पानी प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। बर्फ और पानी प्रावस्थाएं साम्य में रहती हैं। इसे गलन वक्र कहते हैं। इसे गलन वक्र कहते हैं। आगे लिखो, इस वक्र पर GS बराबर GL इक्वेशन फर्स्ट। इस वक्र पर GS बराबर GL इक्वेशन फर्स्ट। लिख लिया। अब हटाओ, इधर आओ। कौन से वक्र पर आओ? CD वक्र पर आओ। CD पर बताओ। PC PD और PD। अब बताओ, CD वक्र देखो, CD वक्र। तो बड़ा CD वक्र पर आप देखोगे, बताओ दाब बढ़ने के साथ दाब बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ रहा है कि घट रहा है? दाब बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। और बताओ जल के लिए अपन ने देखो नोट में लिखा हुआ है, दाब बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ने के साथ क्वथनांक बढ़ता है। यस और नॉट? वेरी गुड। तो क्या लिखेंगे? CD वक्र क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है। अतः CD वक्र पर पानी और वाष्प प्रावस्था साम्य में रहती है। इसे वाष्पन वक्र कहते हैं। और इस वक्र पर क्या लिखेंगे? GL बराबर GB इक्वेशन 2। अगली लाइन से लिखो, CD वक्र रेखा क्वथनांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाती है। इस पर पानी और वाष्प प्रावस्था साम्य में रहती है। पानी और वाष्प प्रावस्था साम्य में रहती है। इसे वाष्पन वक्र कहते हैं। इसे वाष्पन वक्र कहते हैं।
इसे वाष्पन वक्र कहते हैं। अगले आंसर लिखो, वाष्पन वक्र पर जीएल बराबर जी, जीएल बराबर जी। चलें चलें, अब देखो अगले वाले वक्र में देखो, बताओ बेटाओ, ई वक्र पर टेम्परेचर टीई और प्रेशर पीई, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर टीएफ और प्रेशर पीएफ। बताओ इसमें भी वही हो रहा है, क्या हो रहा है, दाब घटने के साथ, दाब घटने के साथ ताप में क्या आ रही है, कमी। दाब घट रहा है, ताप में कमी, दाब बढ़ रहा है, दाब घट रहा है, ताप में भी कमी आ रही है। तो दाब बढ़ाएंगे तो ताप में भी क्या आएगी, वृद्धि होगी। तो ये दोनों तो बेटा सेम ही है, ठीक है। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, ईएफ वक्र पर बर्फ और वाष्प प्रावस्था क्या है, साम्य में होती है। इसको अपन क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन वक्र। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन वक्र। और ऊर्ध्वपातन वक्र पर कौन कौन, जीएस बराबर जीवी, जीएस बराबर जीवी, क्वेश्चन नंबर 3। अगला आंसर लिखो, ईएफ वक्र रेखा पर, ईएफ वक्र रेखा पर, ईएफ वक्र रेखा पर बर्फ और वाष्प प्रावस्था, बर्फ और वाष्प प्रावस्था साम्य में रहती है। बर्फ और वाष्प प्रावस्था साम्य में रहती है। बर्फ और वाष्प प्रावस्था साम्य में रहती है। इसे ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं, इसे ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं। अगली लाइन से लिखो, ऊर्ध्वपातन वक्र पर, ऊर्ध्वपातन वक्र पर, ऊर्ध्वपातन वक्र पर लिखो, जीएस बराबर जीवी, जीएस बराबर जीवी। लिख लिया, अरे लिख लिया बबलू। आगे अब बताओ, ये था अपना एबी वक्र, ये था अपना सीडी वक्र, और ये क्या था अपना ईएफ वक्र। तीनों वक्रों को पीछे बढ़ाएं, तीनों वक्रों को पीछे बढ़ाने पर ओ बिंदु पर मिलते हैं। कौन से बिंदु पर मिलते हैं, ओ बिंदु पर मिलते हैं। ओ बिंदु को क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलते हैं, त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। और त्रिक बिंदु पर पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं क्या है, साम्य में है। तीनों प्रावस्था क्या है, साम्य में। त्रिक बिंदु कहाँ मिलता है, कश्मीर में मिलेगा आपको, कश्मीर में। त्रिक बिंदु कहाँ मिलेगा, कश्मीर में, जहां पर तीनों प्रावस्थाएं कहाँ दिख जाती है, साम्य में दिख जाती है। वहां पर जो झील होती है, नदी होती है, जम जाती है। ऊपर होती है बर्फ की परत, हाँ डाल लेक में, वेरी गुड। ढाल झील में, ढाल झील में ये होता है बेटा, जो कश्मीर में वही है। तो ढाल झील में क्या होगा, ऊपर होगी बर्फ, नीचे होगा पानी, और धुआं भी उठता रहेगा। तो वहां है ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल बिंदु, ठीक है। तो लिखो, तीनों वक्रों को पीछे की ओर बढ़ाने पर, तीनों वक्रों को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह ओ बिंदु पर मिलते हैं, यह ओ बिंदु पर मिलते हैं। इसे त्रिक बिंदु कहते हैं।
इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु पर तीनों वक्रों को ए बी सी डी ई एफ, तीनों वक्रों को पीछे की ओर बढ़ाने पर यह ओ बिंदु पर मिलते हैं। इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। इसे त्रिक बिंदु कहते हैं। त्रिक बिंदु पर पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं, त्रिक बिंदु पर पदार्थ की तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती हैं। तीनों प्रावस्थाएं साम्य में होती है, ये लिख लो। पानी का त्रिक बिंदु मिलता है आपको mm दाब, वो भी किसके? पारे के स्तंभ पर। पारे के स्तंभ पर और टेम्परेचर 273.16 केल्विन पर। ये लिख लेना। लिख लिया? लिख लिया? अब बेटा ये तो अपन ने बात करी जल की, ये तो अपन ने बात करी पानी की। पानी को छोड़कर नोट डालेंगे, अगर पानी को छोड़कर बाकी सबका जो प्रावस्था आरेख होता है, फेज जो डायग्राम होता है, फेज ग्राफ जो होता है बेटा वो ऐसा होता है। सिर्फ पानी का ही ऐसा अलग होता है, बाकी सबका ऐसा प्राप्त होता है। ऐसा ओ ए बी सी डी ई एफ, सॉलिड, लिक्विड, गैस। पानी को छोड़कर, जल को छोड़कर किसी शेप का बनाते बेटा लगभग इसी शेप का प्राप्त होता है। ठीक है, अब तुमको सर जल का ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा अपन ने कल देखा था कि जल में क्या होता है, जल का असंगत व्यवहार होता है। जल जो होता है और पदार्थों और द्रवों की भांति अलग व्यवहार दर्शाता है। जल ही एक ऐसी चीज है जो जिसका 0 से 4 डिग्री तक आयतन में कमी होती है। 0 डिग्री से 4 डिग्री आयतन में कमी होती है, बाकी सब में 0 से 4 डिग्री तक आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसीलिए जल का ग्राफ अलग बनता है, बाकी सबका ऐसा बनेगा। ये और बना लो। ये किस लिए बनाया हमने? CO2 के लिए। हेलो, हाँ, लास्ट टॉपिक यूनिट का अब दिख रहा है? लास्ट टॉपिक लिखो। ये बन गया, ये बन गया,
वेरी गुड। लास्ट टॉपिक लिखो, वाष्प दाब। वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। कौन बताएगा मुझे वाष्प दाब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे वाष्प दाब? हाँ बोलो, बोल बेटा। जब किसी पात्र का ऊपर से ढक्कन बंद करते हैं और उसको अगर नीचे से उष्मा देते हैं तो जल जो द्रव के कण है वो वाष्प में बदलते हैं और क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पाते तो इससे वो द्रव पे दाब लगाते हैं, तो यही वाष्प दाब कहलाता है। सामने की स्थिति प्रकट होती है फिर वहाँ पर। वेरी गुड। और बताओ, वाष्प दाब बेटा, जो जल के कण है वो जो दाब लगाएंगे किस पर लगाएंगे? मतलब उस द्रव पर भी द्रव पे लगाएंगे, द्रव के कण जो वाष्प बने थे वो वाष्प के कण ही उस द्रव पे दाब लगाएंगे। ठीक है। और बताओ बेटा, सही है आपका आंसर। जिस ताप पर वाष्प और जल साम्य में होते हैं तब प्रेशर। जिस ताप पर वाष्प और जल साम्य में होते हैं तब प्रेशर। सुनो तो बड़ा ध्यान सुनना, वाष्प दाब क्या होता है? जब पदार्थ की द्रव और गैस प्रावस्था साम्य में होती है। द्रव और गैस प्रावस्था क्या होती है? साम्य में होती है। ठीक है, तो जो बेटा वाष्प बनती है वो वाष्प उस द्रव की सतह पर क्या लगाती है? एक प्रेशर लगाती है, एक दाब लगाती है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। चलो मुझे बताओ, वाष्प दाब द्रव और गैस के मध्य होगा क्या? ठोस और गैस के मध्य भी हो सकता है क्या? वाष्प वेपर प्रेशर लिक्विड और गैस के बिटवीन है, द्रव और गैस के बिटवीन है क्या? ठोस और गैस के बीच में हो सकता है क्या? यस। अरे बाकी क्या सो गए क्या? बाकी सो गए क्या? ऐसे बैठ गए सर हमें तो खाएं याद कौनी। अरे याद कौनी मास्टर। तो इसलिए बोला है मैंने, इसीलिए बोला है कि जब दो प्रावस्था सामने में हो, या तो बोल दो, क्या बोल सकते हो? जब द्रव और गैस प्रावस्था साम्य में हो तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब है। दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हो? जब ठोस और गैस प्रावस्था साम्य में हो, ठोस और गैस प्रावस्था साम्य में हो तो वाष्प द्वारा ठोस की सतह पर लगाया गया दाब, ठोस की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब है। उधर द्रव की सतह पर लगेगा दाब, वो भी क्या है बेटा? वाष्प दाब है। ठीक है, तो लिखो जब पदार्थ की वाष्प कोमा ठोस या द्रव के साथ साम्य में होती है। जब पदार्थ की वाष्प ठोस या द्रव के साथ साम्य में होती है तो वाष्प द्वारा ठोस या द्रव की सतह पर
ठोस या द्रव की सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्प दाब। तो बेटा वाष्प दाब निकालेंगे किससे? हम जानते हैं क्या जानते हैं? क्लॉसियस-क्लैपटन समीकरण क्या होती है? dp/dt L12T V2 माइनस V1। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? कोई बच्चा के सर यहाँ पर क्लॉसियस-क्लैपटन समीकरण का उपयोग क्यों कर रहे हैं? सर यहाँ पर क्लॉसियस-क्लैपटन समीकरण का उपयोग क्यों कर रहे हैं? तो बेटा अभी आपको लिखाया है वाष्प दाब कब होगा? जब दो प्रावस्थाएं साम्य में होंगी। दो प्रावस्था साम्य में है, या तो द्रव वाष्प के साथ साम्य में तो वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया था, या फिर ठोस गैस के साथ साम्य में है तब भी वाष्प द्वारा ठोस की सतह पर लगाया गया था। तो दो प्रावस्था साम्य में होती है और दो प्रावस्थाओं को साम्य में दर्शाने वाला ग्राफ क्या कहलाता है? प्रावस्था आरेख, फेजर ग्राफ कहलाता है। तो उस फेजर ग्राफ को इक्वेशन के रूप में किसने दर्शाया था? क्लॉसियस-क्लैपटन समीकरण ने। तो इसीलिए स्टार्टिंग भी किससे करते हैं? क्लॉसियस-क्लैपटन समीकरण। और ना कोई बच्चा सोचे सर यहाँ पर क्लॉसियस-क्लैपटन समीकरण क्या करने आई, तो बेटा क्लॉसियस-क्लैपटन समीकरण ही मेन है यहाँ पर। ठीक है, अब बताओ, चूंकि V2 और V1 में से बताओ द्रव और गैस में से, जब द्रव गैस में बदलेगा या ठोस गैस में बदलेगा तो आयतन किसका ज्यादा होगा? गैस का आयतन ज्यादा होगा। किसका आयतन ज्यादा होगा? वाष्प का आयतन ज्यादा होगा। वेरी गुड। ज्यादा नहीं होगा? अरे ज्यादा नहीं होगा बबलू, बहुत ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो वाष्प जाएगी तो वो तो वातावरण में फैलेगी। वाष्प जब बनेगी लिक्विड से, जब गैस एक वाष्प बनेगी, द्रव से वाष्प बनेगी तो वाष्प कहाँ जाएगी? वातावरण में जाएगी। तो वातावरण का आयतन ग्रहण करेगी। तो वातावरण का आयतन क्या है? बहुत अधिक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? V2 बहुत बड़ा है किससे बेटा? V1 से। हाँ के ना? V2 बहुत बड़ा है किससे? V1 से। तब वेरी गुड। तो बताओ V2 की तुलना में V1 को नगण्य मान के छोड़ दो। dp/dt L12 क्या आएगा? V2 आएगा कि नहीं? अरे आएगा कि नहीं? यस और नॉट? यस और नॉट? आगे चलो। अब बेटा इसको ऐसे लिख दूं, dp/p सॉरी इक्वेशन नंबर कौन सी आएगी? फर्स्ट। ध्यान से देखना बिल्कुल। अब बताओ एक मोल के लिए, एक मोल आदर्श गैस समी से बताओ पीवी बराबर क्या होता है? RT। पीवी बराबर क्या होता है? RT। यहाँ आयतन कितना है? V2। तो यहाँ भी आयतन क्या लेंगे? V2। बताओ V2 का मान निकालो। V2 बराबर क्या आएगा? RT/P। V2 बराबर RT/P। तब इक्वेशन 1 से तो आगे देखो, V2 का मान रखना बेटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। बताओ क्या आएगा? dp/dt L12 अपॉन
आर टी तो रह जाएगा नीचे, आर टी तो कहाँ रह जाएगा, आर टी स्क्वायर और ये पी, हाँ क्या ना, आर टी स्क्वायर और पी कहाँ चल जाएगा ऊपर, अरे हाँ तो बोलो, इसको ऐसे लिख दूं डीपी अपॉन पी, डीपी अपॉन पी L12 अपॉन आर dt अपॉन टी स्क्वायर लिख सकते हैं, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अब बताओ, अरे हाँ तो बताओ, वेरी गुड। दोनों और क्या करें, समाकलन करने पर समाकलन करें तो बताओ क्या आएगा, नागिन dp अपॉन पी L12 अपॉन आर नागिन dt अपॉन टी स्क्वायर। अब बताओ क्या आएगा, ये तो क्या बन जाएगा, log p भैंस की, और बताओ L12 अपॉन आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का समाकलन बच्चा बच्चा जानता होगा, वेरी गुड, क्या आएगा, माइनस का 1 अपॉन एक्स, वेरी गुड, माइनस 1 अपॉन टी, और बेटा कांस्टेंट क्या आएगा, log पी नॉट, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिमिट नहीं लगाई है, लिमिट का यूज नहीं किया है अपन ने, तो log का समाकलन कर रहे हैं तो कांस्टेंट भी क्या आएगा, log का ही आता है, ये तुम जानते हो मैथ्स वाले के, मैथ्स के बच्चे हो, हाँ के ना, अरे हाँ के ना, फर्स्ट ईयर में भी लगाया था, खूब याद हो तो, फर्स्ट ईयर में भी लगाए थे, इतनी मैथ्स तो आती होगी वैसे तुम्हें। चलो अब बताओ क्या लिख सकता हूँ, log इसको उधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, सिंपल से क्या लिखूंगा, log p अपॉन पी नॉट भैंस की, log m माइनस log n, log m अपॉन n, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का L12 अपॉन आर टी, ठीक है, माइनस का L12 अपॉन आर टी, log उधर जाएगा क्या बन जाएगा, p अपॉन पी नॉट e की पावर माइनस L12 अपॉन आर, तो p बराबर क्या आ गया, p बराबर पी नॉट e की पावर माइनस L12 अपॉन आर, जो कि क्या है, वाष्प दाब समीकरण, जो कि वाष्प दाब समीकरण है। तो इक्वेशन देखकर मुझे कौन बताएगा, ताप बढ़ाएंगे, ताप बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब घटना चाहिए कि बढ़ना चाहिए, जल्दी बताओ, अगर टेम्परेचर, इस इक्वेशन को देख के बताओ, टेम्परेचर इंक्रीज करूं, इंक्रीज होगा सर, टेम्परेचर इंक्रीज करूं, इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो वाष्प दाब बढ़ेगा, सब बच्चे ये कह रहे हो, हाँ कि ना, इंक्रीज, इंक्रीजेस, इंक्रीज ऑल्सो इंक्रीजेस, देखा देखा, इधर आओ इधर आओ, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, ताप बढ़ाऊंगा, ताप बढ़ाऊंगा, तो बताओ पावर माइनस में है, बताओ 1 अपॉन टी है, जब टी बढ़ाएंगे तो 1 अपॉन टी क्या होगा, घटेगा, अरे जब टी बढ़ाएंगे तो 1 अपॉन टी घटेगा ना बबलू, घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा, और बताओ जब 1 अपॉन टी घटेगा, 1 अपॉन टी क्या होगा, घटेगा, क्या लग रहा है, माइनस, क्या लग रहा है, माइनस, तो दाब क्या होगा, बढ़ेगा, तो लिखो, ये लिख लो,